बिफोर स्टार्टिंग जो आज हमने करना है कॉज एंड इफेक्ट का, आप लोगों ने कहा था कि वो करेंगे। एक लेटर मैं ये आपको शेयर करना चाह रही हूँ। अगर आप लोगों को याद हो, हमने जब इंट्रो क्लास की थी और उसके बाद दोबारा से एक दफा इंट्रो क्लास करनी पड़ी थी हमें, और हमने की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि लेटर वाला जो क्वेश्चन है, लेटर या ईमेल या मेमो रिपोर्ट वगैरह, ये हमें दो तरीकों से आ सकता है कि एक सिंपल वो टॉपिक दे देंगे और उसमें लेटर लिखना होगा या मेमो लिखना होगा या ईमेल लिखनी होगी, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं प्रैक्टिस में। दूसरा वर्जन ये होगा कि वो बनी बनाई कोई चीज आपको दे देंगे, बना बनाया लेटर दे देंगे, बनी बनाई ईमेल दे देंगे, या बना बनाया आपको मेमो रिपोर्ट दे देंगे। उसमें से हमने वीकनेसेस को फाइंड आउट करना होगा और फिर हमने दोबारा से उस डॉक्यूमेंट को रीराइट करना होगा। ये वाला चीज याद है सबको? सेकेंड ऑप्शन, दो ऑप्शन में से कोई एक वो आपको देंगे। उसमें ये नहीं कहेंगे कि टॉपिक है, इसके ऊपर लेटर लिख लो, या हमने बना बनाया लेटर दे दिया है, इसको ठीक करके दोबारा लिख लो। ये वो यहाँ वाली चीज नहीं होगी। वो आइदर वो आपको वो दे देंगे या वो बना बनाया वो होगा। ऑप्शन नहीं देंगे, चॉइस नहीं देंगे। कहने का मकसद ये है, उन्होंने दो ऑप्शंस रखी हुई है कि हमारी मर्जी है कि किसी के पेपर टॉपिक दे दिया, किसी के पेपर के अंदर हमने बना बनाया लेटर या ईमेल दे दी, लेकिन वो आपको चॉइस नहीं देंगे कि बेटा ये दोनों चीजें हमने एक पेपर में डाल दी है, मर्जी है ये कर लो, मर्जी है वो कर लो। चीज क्लियर है? ओके, उसकी प्रैक्टिस अभी हमने नहीं की, वो हम थोड़ा सा और जाके आगे भी करेंगे। लेकिन कल एक लेटर मुझे जो है ना, एक बच्चे की तरफ से आया था, नहीं पता क्योंकि वो जो है अगेन नंबर जो है, अच्छा ये कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है, तो वो इस वजह से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है। वो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने भेजा था वो एज इट इज मैंने इरफान को कहा था कि फाइल में डाउनलोड कर दो, तो वो कुछ इस वक्त आप जो हो ना उसके फॉर्मेट पे ना जाओ, ये फॉर्मेट गड़बड़ है। जो है ना नोटपैड पे हुआ हुआ है, एमएस डॉक्यूमेंट में नहीं हुआ हुआ, इस वजह से उसकी अलाइनमेंट जो है वो गड़बड़ है। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि इसमें आपने देखना है, मुझे ये बताना है कि कौन कौन सी ग्रामर की मिस्टेक्स हैं या जो स्पेलिंग मिस्टेक्स। उस बच्चे को मैंने ये आइडेंटिफाई करवाना था और करवाना है रादर बाद में, कि इस लेवल के ऊपर आकर जो है ये ग्रामर मिस्टेक कर सकते हैं करना। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं 31 मार्च 2024 उन्होंने लिखा हुआ है, मिस्टर आबिद अली उन्होंने लिखा हुआ है। थोड़ा सा लेआउट इसका डिफरेंट इसलिए क्योंकि हम एमएस और डॉक्यूमेंट के बजाय नोट पर इसको खोला हुआ है, तो वो ओपन करने की वजह से अलाइनमेंट वगैरह थोड़ी सी चेंज होती है। अब हम आते हैं एड्रेस के ऊपर। ब्रीफली मैं ये बता दूं कि ये था कि आपने पुलिस इंस्पेक्टर को जो है वो लेटर लिखना है एंड इन्फॉर्मिंग और गिविंग दैट अटेंशन टू दैट इंस्पेक्टर कि हमारे एरिया के अंदर जो है वो बेगर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में तंग करते हैं, तो आप उनका कुछ करें। तो टॉपिक आपका ये था कि आपने एक इंस्पेक्टर को खत लिखना है और वो बताना कि जी बेगर्स वगैरह बहुत ज्यादा है। तो अब उन जो भी लिखा है वो आप करते जाओ, कहाँ कहाँ आपको गलती नजर आ रही है पॉइंट आउट करते जाओ। स्क्रीन पे देखना है, मैंने शेयर नहीं किया हुआ सेल पे, तो सेल फोन पे तो कोई भी ना देखे, ना ही बुक में है ये। डेट सही है, और उसके बाद डेट के बाद हम क्या मेंशन करते हैं? एड्रेस। तो एड्रेस वाले जो हमारा स्टेप है उसमें आप देखो कि सारी चीजें ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। ऐसा नहीं कि डेट पढ़ी हो बीच में पैराग्राफ पढ़ लो, वन बाय वन चीजों को लेकर चलते हैं। डेजिग्नेशन नहीं है, ओके। इधर डेजिग्नेशन जैसे होनी चाहिए थी, है ना, उन साहब की जो भी डेजिग्नेशन है, और वो उसमें मेंशन था कि इंस्पेक्टर को लिखना है, तो यहाँ आपकी डेजिग्नेशन आ सकती है। 13 के बाद कॉमा नहीं आएगा, ओके। और अभी इधर ही जहां मेरा कर्सर है, अभी इधर ही गड़बड़ है। अब वर्ड नंबर नहीं आएगा, अगर इसमें मुझे मिल जाए तो। मिल गया। और करें आई, अगर इतनी नहीं आती, लेकिन ये इसके अगेन अलाइनमेंट का गड़बड़ हो रही है। अगर मैं तीनों को चिपकाती हूँ ना तो रीजनेबल अमाउंट ऑफ वो नहीं आ रही है, तो इस वजह से हमें गैप देना पड़ेगा थोड़ी सी। अगेन वो
नोट में खुला हुआ है तो आप ये देखना हर वर्ड के बीच में ज्यादा गैप है। यूजुअली डॉक्यूमेंट एमएस डॉक्यूमेंट में खोलोगे तो इतना गैप नहीं होता, ये नोट के ऊपर करें तो ऐसा लग रहा है कि खींच के किसी ने डॉक्यूमेंट को ना एक्स्ट्रा बीच में, तो वो अलाइनमेंट का इस वजह से फर्क है, तो उसके ऊपर ना जाओ। अभी हमने ओवरऑल ना वर्डिंग्स की गड़बड़ देखनी है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बच्चे आप लोगों ने भी पार्टिसिपेट करना है। गुड जॉब। मॉडल टाउन का टी कैपिटल। अभी मैं सारी गलतियां टाइप नहीं करते जाऊंगी, आप लोग आइडेंटिफाई करते जाओ। इंफॉर्मेशन ऑफ इंक्रीजिंग beggars। ओके, सब्जेक्ट ठीक नहीं लग रहा, क्या हो सकता है? एक दो बच्चे कोई सोच के बताओ, किधर से आवाज आई? गुड है, सबसे पहली गलती तो यही है। इसका क्या मतलब होता है? पहले मैंने सोचा था कि एक मैसेज ड्राफ्ट करके मैं ग्रुप में शेयर कर दूं, फिर मैंने कहा कि क्लास ही ले रही थी। इसका क्या मतलब होता है? तो यहाँ वो आना चाहिए, हम किसी एक स्पेसिफिक बैगर की बात कर रहे हैं, और वो भी बैगर की कोई चीज की बात कर रहे हैं। अपॉस्ट्रोफी एस मींस कि बिलोंगिंग की आप बात कर रहे हो, पोजेशन की बात कर रहे हो। तो इधर हमारा ये नहीं आया। और ये हाँ, अगर तो ये होता ना गलती से बंदे को लग जाता, वो नीचे भी है, बॉडी पैराग्राफ में भी अपॉस्ट्रोफी ऐसी है, तो वो इस वजह से ये ज्यादा गलती इन द सेंस है कि ये एक होता है ना टाइप करते करते चलो आपका लग गया किसी वजह से, तो वो बॉडी सेक्शन में भी यही गलती है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग सिंपल एस बेगर्स, वो अपॉस्ट्रोफी लगी हुई है बार बार, तो इस वजह से ये इसका मतलब है कि ये जान मतलब हुआ, उनको लगा कि यही ठीक होगा, तो इस वजह से उन्होंने लिख दिया। गुड। कंप्लेंट अगेंस्ट आपका आ सकता है। तो एक तो यहाँ जो है ना मेरा ऊपर है सिस्टम के अंदर, इधर दूसरे का सिस्टम इस्तेमाल करो ना तो फिर यही कैप्स क्यों नहीं हो रहा आपको? आप लोगों को जब मैं बोल रही होती हूँ ना कि टाइपिंग की प्रैक्टिस करो, वो इसीलिए मेरे जैसा अगर बंदा होगा ना तो बहुत मसला होने वाला है उसको। मैंने एक दफा कोशिश की थी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन पेपर देने की, तो अल्लाह का शुक्र है कि पास तो हो गई थी, लेकिन ये है कि जिस तरह की तैयारी की हुई थी और जो मेरे पास मटेरियल था वो मैं लिख नहीं सकी क्योंकि टाइमर खत्म हो गया और मेरी स्पीड बहुत स्लो थी। तो वो फिर एक बंदे को बड़ा एक अफसोस रह जाता है कि मैं बहुत अच्छा कर सकता था या कर सकती थी, जस्ट टाइपिंग स्पीड मेरे ये चीज रह गई। क्वेश्चन सारे हो गए थे, कोई मिस भी नहीं हुआ था, लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी अमाउंट ऑफ वर्ड्स में नहीं डाल सकी जस्ट बिकॉज के वो मेरे पास टाइम कम था। तो अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है, हमें 2 घंटे के पेपर में बड़ा कुछ टाइप करना है। सॉरी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट की है ना, इसकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ऑनलाइन स्टडीज होती है उसमें, और सिर्फ पेपर देने के लिए आपको जो है ना कैंपस पे जाना पड़ता है। तो उधर से कोर्स किया था मैंने एक छोटा सा, नॉट अ डिग्री प्रोग्राम, मगर गवर्नमेंट की है, इज वेरी गुड, रिकग्नाइज्ड है वर्ल्ड वाइड। घर बैठे अगर आपने कोई छोटा मोटा कोर्स भी करना है अपनी फील्ड से रिलेटेड, या कोई किसी दोस्त ने या किसी बहन ने भाई ने कोई अपना डिग्री करनी, तो आप उनको वो जो हो वो रेकमेंड कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। अरे हाँ, नहीं नहीं वो नहीं, वो और है, वो भी गवर्नमेंट पहले थी, वो शुरू से थी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी को अभी मेरे ख्याल से कोई 15-16 साल हुए हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या उससे भी कम शायद। सर ठीक है, बट यस, सर का एस कैपिटल हो जाएगा। इवन दो इफ यू नो द नेम ऑफ अ पर्सन, जरूरी नहीं होता कि आप उनके नाम के साथ ही लिखो। आप बेशक आहद, डियर मिस्टर आहद भी ठीक था, डियर सर भी ठीक है। हाँ, यहाँ आहद को मैडम नहीं कर सकते हो नीचे, क्योंकि वो आहद है, आहदा नहीं है, ठीक है, वो गड़बड़ हो जाएगी, वरना आगे ठीक है। अच्छा जी, जल्दी से आगे आगे पढ़े क्योंकि हमने कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर भी काम करना है जी। राइट हैंड साइड में पीछे बच्चे दरवाजे के पास, आई होप यू आर फाइन। नहीं ठीक है, फाइन, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है, दोनों अलाउड है।
आगे जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ। इधर सर आना ही नहीं चाहिए, सिंपल। और बार बार सर को डालते नहीं है, मतलब कि आपने एक दफा उनको कर लिया है ना, उनको पता है कि मेरे लिए ही खत लिखा हुआ है, तो दैट वर्ड सर इज नॉट गोइंग टू गिव एनी एक्स्ट्रा एम्फोसिस ऑन दैट, बल्कि वो एक आंख को बार बार बुरा ही लगेगा कि बार बार सर ये सर वो सर ये सर वो। तो वो उनको पता है कि वो एक ही बंदे को एड्रेस किया गया। माय नेम इज मुजाहिद हुसैन। सॉरी, किसकी? ओके, वर्ड आगे चलते जाएं। ओहो, ये कर्सर भी जो है ना, आप लोग आगे चलते जाए। करेक्शन, यू गाइस गो एंड रीड। I am writing this letter or I write this letter. कौन होगी, वरना पता चल जाता कि कैप्स ऑन है। ओके चलो, अब मैं गलतियां नहीं भी लिखती तो आई एम राइटिंग दिस लेटर ड्यू टू शेयर माय टाउन प्रॉब्लम। सही इंग्लिश है? अच्छा, ड्यू नहीं आएगा तो क्या आएगा? आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर माय टाउन प्रॉब्लम। फिर भी गलत अंग्रेजी है। अभी हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी करते क्योंकि हमने कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर काम करना है। ये पूरा जुमला तो इनकरेक्ट है, इवन तो हमने आई एम राइटिंग कर लिया है तो भी। नीचे पे आए फिर अगेंस्ट सर है, उसको हम बाद में काट देंगे। सर आवर टाउन्स बेगर्स आर इंक्रीजिंग डेली, ठीक है, वो अगेन बेगर्स का अपॉस्ट्रोफी हट जाएगा। ओके गुड। एवरीडे थेफ्ट आर हेल्ड इन एनी होम, किसी भी घर में। अगेन ठीक है, ये बेगर्स हैं। अगर किसी वजह से आपको ये डर भी है कि वो इतने हैं, जैसे होता है ना कि वो आपकी होते हैं, दे आर पोर्ट्रेइंग टू बी बेगर्स, बट हो सकता है कि वो कोई गलत किस्म के लोग हों और वो आ जा रहे हैं आपकी स्ट्रीट में नजर आ रहे हैं, तो पोटेंशियली आपकी कोई रॉबरी या थ्रेफ्ट का खदशा हो सकता है। तो दैट यू कैन मेंशन कि जी ये हो भी सकता है कि कोई गैंग हो और वो नजर रख रहा हो लोगों के ऊपर और फिर वो उनके घरों में चोरियां करते हैं व्हेन दे आर नॉट होम। लेकिन आर हेल्ड इन एनी होम, एक तो ये गलत इंग्लिश है, दूसरा हर रोज अगर कोई चोरियां हो रही हैं तो फिर अभी तक सारे लोग मोहल्ले वाले क्यों सो रहे हैं और ये क्यों जागे हैं इंस्पेक्टर को बताने के लिए कि जी बेगर्स बहुत ज्यादा हैं। सो दिस सेंटेंस इज नॉट मेकिंग सेंस और ग्रामेटिकली भी गलत है। चोरियों के खिलाफ लिखेंगे, यस। फिर हम टॉपिक से हट। अच्छा जी, नो होम इज सेफ फॉर दिस बेगर्स, अंग्रेजी गलत है सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो दिखाने का मकसद आई डोंट नो द नेम ऑफ द स्टूडेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन्होंने मुझे शेयर किया, क्योंकि हर स्टूडेंट का नंबर मेरे पास नहीं है। सेकेंडली, अगर यहाँ कोई बैठा है मुझे ये भी नहीं पता कि इस बैच के हैं या बैच 22 के हैं, तो आई एम नॉट, वी आर नॉट रादर मेकिंग फन ऑफ दैट स्टूडेंट, प्लीज इस चीज को माइंड नहीं करना। सिर्फ मैं इस वजह से शेयर कर रही हूँ कि ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है एट एनी कॉस्ट, कहीं भी किसी भी कम्युनिकेशन के लिए एग्जामिनेशन, क्योंकि ये अंग्रेजी ही गलत है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पहले अपनी इंग्लिश को बेहतर करना है और फिर हमने प्रोफेशनल राइटिंग या क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर आना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको फील आ रही है, सेम इज द केस आई एम गोइंग टू डू विद द बैच 22, कि अगर हमें अभी भी इंग्लिश के ऊपर काम करना है तो वो हमें खुद ही करना है, बिकॉज ये जो कोर्स हम does not have a phase 1 कि पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बच्चों को पढ़ाएंगे एंड देन phase 2 is going to be on the main topic। हमारा ये पूरा जो सेशन है मेन टॉपिक पे ही करना है।
तो चाहते हुए भी इवन इफ आई वांट टू हेल्प यू गाइस टू इम्प्रूव, या मैं क्लासेस रख लें हम इस तरह की, और मेरे पास टाइम फ्रेम ही नहीं है कि पहले हम लैंग्वेज के ऊपर काम करें और फिर हम अपने बिजनेस वाले टॉपिक के ऊपर आए। तो अगर इस इंग्लिश वीक है और उनको ये प्रॉब्लम आ रही है या इस तरह की या इससे मिलती जुलती कम ज्यादा, तो उनको खुद ही काम करना होगा, क्योंकि अगेन क्लास के अंदर टाइम नहीं होगा कि हम दोनों चीजों को कवर कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। नो होम इज सेफ फॉर दिस बेगर्स, अगेन दिस क्राइम increasing very fastly our town. ओके, यहाँ इनकी गलती है। एंड अगेन प्रॉपर सेंटेंसेस नहीं है, शायद पैराग्राफिक हुई हुई उस डॉक्यूमेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ कॉपी पेस्ट किया ना तो वो थोड़ी सी अलाइनमेंट चेंज हो गई है। सो चिल्ड्रन नॉट टू गो टू मस्जिद ड्यू टू अफेयर। आई एम सॉरी, मुझे यहाँ करना चाहिए था क्योंकि मैंने सिर्फ स्टार्ट ही पकड़ा था, सुबह मैंने पढ़ा था ये, एंड आई जस्ट आस्क्ड इरफान कि ये मुझे जो है ना लैपटॉप में चाहिए ही चाहिए, आज मुझे वो करना है, तो वरना मैं उसको हाईलाइट कर देती थोड़ा सा। सेंटेंस में मिस्टेक्स को करेक्ट करना, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहने देना। क्या हम इनकरेक्ट सेंटेंस को खुद से किसी ज्यादा अप्रोप्रिएट सेंटेंस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और यही करना है बेटा, क्योंकि अभी जैसे आप देखोगे कुछ सेंटेंस अगर आपको इस वाले एग्जाम्पल में ठीक भी लग रहे हो ग्रामेटिकली, लेकिन आप कहो कि ये प्रोफेशनल राइटिंग नहीं लग रही है, तो फिर इसका मतलब है कि क्योंकि वो ग्रामर के हिसाब से सेंटेंस ठीक है तो हम उसको एज इट इज रहने देते हैं, तो गलत हो जाएगा अगर हम लेटर एनालिसिस करेंगे तो। अगर वो आपको लग रहा है कि इस टॉपिक के हिसाब से ग्रामर तो ठीक है, बाद में वो बंदा टॉपिक पे ही कन्वे कर रहा है लेकिन प्रोफेशनल लेवल में नहीं है, बहुत बचगाना तरीके से वो बात कन्वे कर रहा है, तो आपको उसको एज इट इज ही अपने लेटर में नहीं लिखना होगा जो आपने रीराइट करना है, आपने उसी बात को प्रोफेशनल टोन में या स्टाइल में मेंशन करना होगा। ऐसा नहीं हम कर सकते कि जो चीज आपको सही लग रही है वो हम एज इट इज ही लिखें। ग्रामेटिकली क्योंकि वो ठीक है, स्पेलिंग उसमें कोई मिस्टेक नहीं थी, पंक्चुएशन उसकी ठीक थी, तो वही सेक्शन हम कॉपी पेस्ट कर ले, नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो नहीं कर सकते कि अगर वो आपको इमेच्योर लग रहा है, उस जो कैलिबर का आप समझो मेमो या ईमेल राइटिंग या सर्कुलर के लिए जो प्रोफेशनल राइटिंग चाहिए उस तरह की अगर वो टोन नहीं ले रहा है, बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा हुआ है, बहुत टू द पॉइंट इतनी बात, तो इनकम्प्लीटनेस की फील आ रही है, बेशक वो ग्रामर में ठीक है लेकिन बात मुकम्मल वो कन्वे नहीं करे, तो भी हम वो कॉपी पेस्ट करके नहीं डाल सकते। तो आपका जो फर्जी ऊपर वाला वो हिस्सा है ना इसका मैसेज का, हमने वो करना होगा कि हम रिप्लेस करेंगे बेहतर सेंटेंस के साथ। अच्छा जी, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक तो मॉस्क लिखोगे या मस्जिद नहीं लिखोगे? मस्जिद उर्दू का वर्ड है ना। चिल्ड्रन आर वेरी स्केर्ड फॉर दिस, अगेन सिचुएशन की भी स्पेलिंग ठीक नहीं है और स्केर्ड फॉर दिस सिचुएशन भी नहीं हो सकता। मोर ओवर, ओके, कभी कभी ना ये सिस्टम अपनी मर्जी कर देते हैं। तो वो चिल्ड्रन आर नॉट गो टू प्ले एनी गेम, गड़बड़ है। ओके, दे कैनॉट कहाँ गए, go, they cannot go out of home due, okay, okay, देखियो सर ever person are very tense for this, every लिखा होगा वो y कहीं इधर उधर हो गया, nobody is one word, no, ये तो no body हो गया, यानी कि कोई बॉडी है ना, फील आएगा क्या, तो आएगा क्योंकि नो बॉडी इज अ, उसको हम सिंगुलर लेके चलते हैं। Everyone again is going to be one. Everyone are or everyone is very scared. अच्छा, हम ऊपर जब स्केयर की बात कर ली ना तो हम नीचे रिपीट क्यों कर सकते, ये भी माइंड में रखें। तो अगर आप लेटर एनालिसिस कर रहे हो, उन्होंने ऊपर एक बात कर दी है सही अंग्रेजी में,
प्रोफेशनल अंग्रेजी में। नीचे भी एक बात कर दी है, वही बात कर दी है एक नए तरीके से, लेकिन प्रोफेशनल है, तो भी हम वो दोनों बातें नहीं डाल सकते क्योंकि दोनों बातें एक ही चीज है। तो उन्होंने जान के आकर अगर पेपर देगा तो उन्होंने रिपीट इंफॉर्मेशन दी हुई है, चाहे वो ठीक अंग्रेजी में है बिल्कुल, फिर भी हम वो 2 दफा नहीं डाल सकते, दोनों में से कोई एक डालेंगे, क्योंकि एक बात कर दी तो उसको बार बार रिपीट हम नहीं करेंगे। अच्छा, आई हम्बल ओके टू अरेस्ट, okay, and we can free our for this bad condition. Yours sincerely significant. ये एरिया ठीक है कि आप चलो ज्यादा इसको मैं कहूंगी कि एक थोड़ा सा गैप दे दो, ये ठीक है। तो अभी हमने फिलहाल हमने ज्यादातर ग्रामर की मिस्टेक्स निकाली हैं और दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक्स निकाली हैं कि कन्वे सही तरीके से बात नहीं हो रही, टूटी टूटी इंफॉर्मेशन फील आ रही है, जर्क्स आ रहे हैं बीच में, कनेक्टिविटी नहीं है। तो इतनी ज्यादा गलत नहीं होता जो असली में लेटर आएगा, लेकिन हमने इस तरह की गलतियों को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल 5 वीकनेसेस को हमने आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद जो वीकनेसेस या कमजोरियां या जो गलतियां देखने में हमें उस लेटर में नजर आई हैं, वो हम जब रीराइट करेंगे तो हमने वो गलतियां या वो वीकनेसेस नहीं डालनी। हमारा लेटर और उनका लेटर जो बना बनाया होगा, जब कोई तीसरा पढ़े तो वो कहेगा कि हाँ जी जो स्टूडेंट ने लिखा है वो बेहतर लेटर है एज कम्पेयर टू जो आईकैप ने गलत वाला लेटर दिया था, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अगर हमने उनके जैसे ही लिख दिया है या उनसे ज्यादा गलतियां कर दी, 5 गलतियां या वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने के बाद हमने अपने लेटर के अंदर एक नई किस्म की वीकनेसेस कर दी, तो फिर तो हम भी उन जैसे ही हो जाएंगे जो आईकैप ने हमें दिया हुआ था। तो हमने ना सिर्फ उनकी 5 वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है, एक बॉक्स में लिखना है कि ये 5 वीकनेसेस हैं जो इस लेटर के अंदर हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। और जब आप अपना लेटर लिखोगे तो आईकैप एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम ना सिर्फ वो गलतियां करेंगे बल्कि अपनी भी कोई गलतियां उसमें नहीं, कि अगला बंदा कहे कि जी आईकैप की तो 5 गलतियां हैं तो इस स्टूडेंट की तो इतनी गलतियां हैं, वो चीज ना हो। हम जब लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने अपनी तरफ से एक काइंड ऑफ अ परफेक्ट लेटर उनको देना या ईमेल देनी है या मेमो वगैरह देना। अच्छा जी, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आइडेंटिफाई हमने 5 वीकनेसेस करना है। एंड कीप इन माइंड दे ऑलवेज यूज द वर्ड वीकनेसेस, नॉट ग्रामेटिकल एरर्स। वीकनेसेस मतलब ग्रामर की गलती भी हो सकती है और आपकी पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर की गलती हो सकती है कि ये बात उसने ठीक लिखी हुई है बंदे ने, लेकिन इस तरीके से कन्वे नहीं करनी चाहिए थी, इम्प्रोफेशनल है, अनप्रोफेशनल है, इमेच्योर है, ये थोड़ी मेच्योरिटी के साथ ये सेंटेंस को लिखता, कंसाइज नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन कोई ग्रामर की गलती नहीं है, कोई स्पेलिंग की गलती नहीं है, तो हम उसको टिक नहीं कर सकते। आप देख रहे हो कि ये बहुत बच्चों वाला लिखा हुआ था इस तरीके से, यहाँ टोन बहुत रूड थी, यहाँ उसको पोलाइट होना चाहिए था, क्योंकि आप रिक्वेस्ट लेटर है तो आप किसी को ऑर्डर नहीं कर सकते हो, दे पढ़ोगे तो ग्रामर की कोई गलती नहीं है, लेकिन टोन की गलती है कि यहाँ आपको बहुत हम्बल या रिक्वेस्ट का एक एलिमेंट डालना चाहिए था, फील आनी चाहिए थी आपके वर्ड्स के थ्रू, बल्कि इसका जुमला पढ़ने के बाद जो है ऑर्डर की फील आ रही है कि आप अगले बंदे को कमांड कर रहे हो कि ये चीज मुझे कर दो, ग्रामर की कोई गलती नहीं है। तो वहां वो वीकनेस का आइडेंटिफाई होगी कि यहाँ टोन ऑफ द सेंटेंस वाज इनकरेक्ट। सिर्फ ग्रामर को माइंड में नहीं रखना, उन्होंने 5 वीकनेसेस कही हैं, तो कीप दैट स्टेटमेंट इन माइंड कि उन्होंने मांगा क्या है। हमने 5 लिखी बस, हमने 5 आइडेंटिफाई, हमें 8-9 मिल जाए। अब उन 8-9 में से भी हमने ये देखना है कि ज्यादा इम्पैक्ट किसका पड़ रहा है, माइनर वाली को नहीं लिखोगे। 8 में से फॉर एग्जांपल अगर 3 माइनर्स वाली हैं तो उनको नहीं लिखोगे, 5 जो आपको मेजर वीकनेसेस लग रही है उनको मेंशन करो। बिल्कुल करोगे, बिल्कुल करोगे, ये तो नहीं है कि सिर्फ वो 5 जो हमने आइडेंटिफाई किया उनको ही ठीक करना है, बाकी जितनी भी अगर नीचे कहीं गलतियां हैं, उन्होंने सिग्नेचर नहीं डाला हुआ या अपना फुल नेम नहीं लिखा हुआ, तो हम भी एज इट इज ही लिख देंगे, नहीं हमने फिर भी उनको आइडेंटिफाई अपने लेटर में इन द सेंस करना है कि हम वो गलतियां ना करें। खाली मार्जिन लिखा हुआ है, वहां भी खाली मार्जिन लिखा हो तो हम कहेंगे कि जो मैंने 5 गलतियां निकाल ली, वीकनेसेस निकाल लिया, अब छोड़ो मार्जिन को, आगे क्या सरनेम लिखना है, लेकिन यहाँ लिखना चाहिए क्योंकि ये फॉर्मल है। तो हम अगर वहां नहीं लिखा हुआ
और हमने इसको अपनी वीकनेस में नहीं डाला है, तो फिर भी हमें उनका फुल नेम या सरनेम जो है वो लिखना पड़ेगा। ओके जी, कमिंग टू लेट मी चेक कि ये वाला था वो। हाँ, कल की फाइल शायद आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं हुई है। आज की ये ऐसे से रिलेटेड, और कल वाली फाइल जो है वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर, और कल वाली शेयर करेंगे। अच्छा, ये स्लाइड जब आप लोग ओपन करोगे बेटा, तो ये कॉज एंड इफेक्ट से स्टार्ट नहीं हो रही है, क्योंकि हम अभी जैसे मैंने फिर वो स्लाइड नंबर चेंज करके हम कॉज एंड इफेक्ट पे आ गए। पहले मैंने उसमें आर्गुमेंटेटिव डाला हुआ था। अच्छा जी, कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे, जिसके बारे में बुक में नहीं है लेकिन हमें आता है पेपर में, ये इस टाइप का आपका टॉपिक होता है जिसके अंदर कोई एक प्रॉब्लम या एक टॉपिक जो है वो शेयर करते हैं, और वो भी पूछते हैं कि इसका जो भी ये मसला है या प्रॉब्लम है, इशू है या टॉपिक है, इसका क्या कॉजेस रहे हैं और क्या इनके असरात रहे हैं या असरात हो सकते हैं। दोनों पूछ सकते हैं कि वो वर्ड्स डाल सकते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। ये इम्पैक्ट का वर्ड डालकर भी वो आपसे कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे पूछ सकते हैं। आपने वहां नहीं देखना कि ओके ना कॉज लिखा है ना इफेक्ट लिखा है, तो हमने तो पढ़ा था कि कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे आएगा या आर्गुमेंटेटिव का ऐसे आएगा, लेकिन जो फिशबोन के साथ उन्होंने टॉपिक दिया हुआ है वो तो इम्पैक्ट का वर्ड उन्होंने वहां डाला हुआ है। जहां आप ऑप्ट करोगे फिशबोन, जहां आपका एक डायग्राम बना हुआ होगा, फिशबोन के ऊपर जो आपका कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे लिखा होगा, वो आपका कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे ही है। और ओ आर और लिखा होगा कि या तो आप कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे ऑप्ट कर लो या आप आर्गुमेंटेटिव वाला कर लो। तो जो आर्गुमेंटेटिव वाला आपका टॉपिक होगा उसके नीचे उन्होंने आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके लिए डायग्राम का एक इमेज डाला हुआ होगा। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना वो क्लिकेबल है ना उसके ऊपर हम कोई काम कर सकते हैं। वो सिर्फ शायद स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करवाने के लिए कि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन सा, क्योंकि हम कभी कभी कॉज एंड इफेक्ट का वर्ड नहीं डालते तो बच्चे ना कंफ्यूज हो, तो उन्होंने एक निशानी रख दी है कि जहां अफिनिटी डायग्राम बना हुआ होगा वो टॉपिक आपका आर्गुमेंटेटिव का होगा, जहां आपका फिश बोन बनी हुई होगी उसके ऊपर जो टॉपिक दिया होगा वो कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे आपने उसके ऊपर लिखना है। चाहे उस टॉपिक में कॉज और इफेक्ट का वर्ड यूज हुआ हुआ हो ना हुआ हुआ हो, इम्पैक्ट का वर्ड है कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मतलब वही है, कॉजेस बताओ कि डिफॉरेस्टेशन क्यों होती है, और उसके इफेक्ट्स बताओ कि जब डिफॉरेस्टेशन हो जाती है तो उसके क्या असरात निकलते हैं, विद यूजिंग द वर्ड इम्पैक्ट। तो ये माइंड में रखना, कॉज एंड इफेक्ट भी वो यूज कर सकते हैं। खाली कॉज वर्ड, अगर खाली कॉज का वर्ड यूज कर लिया है उन्होंने कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो कहते थे इफेक्ट्स तो पूछे नहीं थे तो मैं इफेक्ट्स क्यों लिखूं। वो स्पून फीड नहीं करेंगे कि बेटा राइट द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ लाना, बल्कि दी आपको मैंने बताया था टॉपिक के बाद आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, अगर याद हो रोमन 1 और 2 में लिखी थी कि कुछ बच्चे अगर वो टॉपिक पढ़कर घबरा रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लो। साफ साफ अल्फाजों में लिखा हुआ है कि फिशबोन डायग्राम को माइंड में रखते हुए आपने ऊपर वाले दिए गए टॉपिक के ऊपर कॉजेज और इफेक्ट के ऊपर ऐसे लिखना है। अब इससे ज्यादा वो नहीं आपको जो है ना वो लिटरली स्पून फीड कर सकते। हमने जरा सा भी इम्पैक्ट का वर्ड ऊपर यूज कर लिया, बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो नीचे हमने मेंशन कर दिया कि टॉपिक के साथ करना क्या है। अफिनिटी डायग्राम में भी आपको आर्गुमेंटेटिव टॉपिक दे दिया है, अगर समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है तो नीचे इंस्ट्रक्शन दे दिए कि जो हमने ऊपर आपको टॉपिक दिया है इसके ऊपर आपने जो है 3 आर्ग्यूमेंट्स बनाने हैं और इसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है। आपने फेवर में लिख रहे हो या उस टॉपिक लिख रहे हो, वो भी वहां उन्होंने याद दिला दिया आपको कि बेटा टॉपिक को पढ़ो और हमें बताओ कि इस टॉपिक के फायदे फेवर में लिखोगे या इस टॉपिक के अगेंस्ट लिखोगे।
जो भी लिख रहे हो वो भी नीचे वाला जो बॉक्स है उसके अंदर लिख दो। तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिए, टॉपिक पढ़कर उस बॉक्स के अंदर कर्सर रखकर फौरन लिखने नहीं बैठना है। तो बच्चा ऐसा जल्दी करेगा, गड़बड़ बहुत ज्यादा है। लाइफ में भी जब हम अनप्लान चीजें जल्दी जल्दी करते हैं तो जो हम चाह रहे होते हैं नतीजा वो यूजुअली नहीं निकलता। तो प्लीज कीप इन माइंड, तभी आप लोगों की डिवीजन ऑफ जो मिनट्स होंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कितने कितने मिनट्स आपने अपने हर क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेटली देने हैं, ताकि उसके अंदर ये टॉपिक पढ़ना, अपने साइड में आइडियाज लिखना, उस इंस्ट्रक्शंस पढ़ना, फिर असल में ऐसे लिखना, ये सारा कुछ उसमें इंक्लूडेड होगा और आप आराम से उन 30-35 मिनट्स के अंदर वो कर सकोगे। लेकिन खाली टॉपिक को पढ़कर अंदर जंप इन नहीं करना लिखने के लिए कि मैं टाइम बचा लूं, और टाइम बचाने के चक्कर में जो है मैंने प्रॉपर टॉपिक पे नहीं लिखा तो मार्क्स तो कटे नहीं। आप टाइम बचा लोगे तो वहां थोड़ी आ रहा है कि अच्छा इस बच्चे ने जो है ना वो 15 मिनट में ऐसे लिख दिया, चलो देते क्योंकि इसने टाइम बचाया है, या इसने 25 मिनट के अंदर 30 मिनट में लेटर लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है, लेकिन इसने 25 मिनट लगा दिए, इसमें नहीं लगाने चाहिए थे, इसके मार्क्स काट दो। तो हम कहीं टाइम ज्यादा दे रहे हैं या कहीं टाइम कम दे रहे हैं, उसके तो मार्क्स मिलने ही नहीं है। तो जल्दी नहीं करनी है कि जल्दी करके हम इसको फारिग हो जाए और अगला करें। जो एक अलॉटेड अप्रोक्सीमेट टाइम है उतना टाइम तो हर क्वेश्चन को आप दो। उससे कम अगर लग रहा है आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ मैंने सारे चीजों को कवर कर लिया, आइडियाज भी बना लिए, 2 दफा मैंने टॉपिक को भी पढ़ लिया, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ, तो फिर अब आप जो हो वो नीचे अपना ऐसे लिखना शुरू करें। अच्छा जी, कॉज एंड इफेक्ट का मतलब कि कोई भी टॉपिक उसके आपने रीजंस बताने और उसके आपने असरात बताने, या वो ये वर्ड दो यूज करेंगे या वो इम्पैक्ट का वर्ड यूज करेंगे। एन इशू इज इंट्रोड्यूस्ड इन द type of essay, the causes and effects that occur due to the issue are mentioned ideally with examples। ये हमने क्या करना है कि जब हमें टॉपिक मिलता है तो डिफॉरेस्टेशन का हो गया फॉर एग्जांपल, या नॉइस पोल्यूशन का हो गया, हमारा कि नॉइस पोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या है, तो क्या कॉजेज हैं आपके नजदीक ओवरऑल पोल्यूशन, और उसके क्या इफेक्ट्स निकलते हैं आपके नजदीक ओवरऑल पोल्यूशन के, तो वो हमने यहाँ मेंशन करने। हमारे पास जो समझो कि जो इशू है या जो प्रॉब्लम है वो इन हैंड क्या है, पोल्यूशन, या दूसरे वाले एग्जांपल में है डिफॉरेस्टेशन, या किसी और एग्जांपल में हो जाएगा फॉर एग्जांपल को एजुकेशन। को एजुकेशन के क्या कॉजेज और क्या इफेक्ट्स निकलते हैं, क्यों ये इंट्रोड्यूस के जमाने में या बहुत सालों पहले, और उसके क्या इफेक्ट्स निकल रहे हैं। तो मेन पॉइंट हमारा वो होगा, और उसके ऊपर हमने उसके कॉजेज बताने हैं और उन कॉजेज के ऑलरेडी जो असरात हो चुके हैं वो, या फ्यूचर प्रिडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बता सकते हो कि इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है फलानी चीज का, अगर ऑलरेडी अभी नहीं पड़ रहा तो। जैसे एआई है, एआई में आया है और उसके क्या इफेक्ट्स हैं, अभी भी के भी इफेक्ट्स बता सकते हो आप, फ्यूचर से रिलेटेड भी इफेक्ट्स बता सकते हो उसके। एडिशनल मटेरियल इज प्रोवाइडेड टू सपोर्ट द टॉपिक, ये कल हमने किया था ना सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन जो करनी है। तो आपने फॉर एग्जांपल एक कॉज लिखा डिफॉरेस्टेशन का, जो टॉप ऑफ माई माइंड आ रहा है कि जो हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है शहरों की, तो हमें जंगलात को काटना पड़ता है ताकि हम वहाँ रिहायशी जो है ना वो कर सके, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बना सकें। तो ये कॉज हो सकता है डिफॉरेस्टेशन का, तो उसके असरात क्या निकलेंगे। तो वो आपने सिर्फ ये नहीं करना कि कॉज ये है असर ये है, आपने उसको पैराग्राफ की शक्ल देनी है ना। तो पैराग्राफ की जब आप शक्ल दोगे अपने पॉइंट्स को, तो फिर जाहिर बात है आप सपोर्टिंग डिटेल और इन्फॉर्मेशन भी दोगे। जी, 2 पैराग्राफ स्टाइलिंग्स होते हैं कॉज एंड इफेक्ट के लिखने के लिए। ये जरा दोनों खुद पढ़िएगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी और स्टूडेंट्स आप भी। सो आई टेक अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट। हमने फर्स्ट को माइंड में रखना है, आईकैप के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर के लिए हमने फर्स्ट को माइंड में रखना है कि हमने टोटल दोनों एसेस के लिए, जो बच्चा आर्गुमेंटेटिव ऐसे कर रहा है वो या कॉज एंड इफेक्ट कर रहा है, हमने 5 बॉडी पैराग्राफ्स बनाने हैं। पहला हमारा इंट्रो पैराग्राफ होगा, लास्ट वाला हमारा कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा, ठीक है। ये 3 तो 2 तो चले गए। अब मिडिल में बचता है हमारा उस मुद्दे के ऊपर बात करना कि जो हमारा मेन टॉपिक है, कॉज एंड इफेक्ट है तो उसके ऊपर 3, और अगर आगे हम देखे रहे तो उसके ऊपर 3। अभी हम सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं। तो हमने फर्स्ट वाली अप्रोच अप्लाई करनी है, पहले पैराग्राफ के अंदर हम एक कॉज को इफेक्ट की बात करें कि डिफॉरेस्टेशन का एक कॉज है कि जी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है तो दरख्त वगैरह जंगल काटने पड़ते हैं,
उसका जो भी इफेक्ट होगा हम वही बता देंगे, फुल स्टॉप, पैराग्राफ खत्म। एक लाइन छोड़ी, दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट किया, दूसरा कॉज बताया आपने कि डिफॉरेस्टेशन का क्या हो सकता है, और उसका एक इफेक्ट बताया कि उस कॉज का क्या इफेक्ट है। आपका जो कॉज का इफेक्ट होना चाहिए, आपका जो रीजन है उस तीसरे बंदे का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि जी अगर आपने जंगलात काटे हैं तो उसका ही इफेक्ट बताओगे ना कि जी जंगलात काटे तो मुझे डायबिटीज हो गई, उसका ये असर नहीं ना निकल सकता, वो मैचिंग होना चाहिए ना। ठीक है, और उसका ये होगा कि हाँ मैंने ज्यादा शुगर खा ली थी अपने बचपन में या पता नहीं क्या हाइपरटेंशन था तो इस वजह से मुझे शुगर हो गई, तो हाँ वो इफेक्ट। तो आपका कॉज और इफेक्ट आपस में मिलते जुलते होने, मिलते जाने चाहिए। नंबर 2 पे भी हम सेकंड कॉज को इंट्रोड्यूस कराएंगे और सेकंड इफेक्ट को बताएंगे। हमारा सेकंड पैराग्राफ खत्म, फुल स्टॉप डालेंगे, एक लाइन। तीसरा हम स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ जिसमें हम तीसरा कॉज और उसी का इफेक्ट लिखेंगे और हमारा पैराग्राफ वही एंड हो जाएगा। उसके बाद एक लाइन छोटी सी हम अपना इंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखेंगे। हमने टोटल 5 पैराग्राफ बनाने, लेकिन बहुत छोटे छोटे बनाने क्योंकि हमारे पास सिर्फ 150 वर्ड, तो वो कितने पैराग्राफ के कितने वर्ड्स आएंगे कम से कम वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि हम एक्सीड ना करें। और स्टार्ट में ही हम अपनी कोशिश करें तरीके से कंसाइज जो है वो लिखना है। ये जो कंसाइजनेस वाली चीज है ना, ब्रीफ लिखना, ये आपको समझो कि प्रोफेशनल और ऐसे क्रिएटिव में दोनों में वो ये सिखा रहे हैं कि बच्चा के जो थॉट्स बहुत ज्यादा माइंड में आ रहे हैं, अच्छी बात है आ रहे हैं, लेकिन उनको वो भी स्किल सिखानी है बच्चों को कि वो कंसाइज करके अपने आइडियाज को कैसे बॉक्स अप करेंगे। जैसे मैंने कल कहा था कि इन्फॉर्मेशन निकाल दो, 5 अगर पॉइंट्स हैं तो उन 5 को लिखना भी जरूरी अगर है हमारे लिए, तो उन 5 को स्क्वीज अप करके हम कैसे लिख सकते हैं कि 5 वर्ड्स को हम 100 वर्ड में लिखें या उन्हीं 5 पॉइंट को हम 50 या 60 वर्ड्स में लिखें। तो वो स्किल भी आप लोगों ने यहाँ सीखनी है और अपने अंदर ये डेवलप करना है कि मैंने बहुत लंबी चौड़ी कहानियां नहीं बनानी है। यहाँ तक क्लियर है कॉज और इफेक्ट का। ऐसे 5 बॉडी पैराग्राफ इंट्रो का होगा, इंट्रो में क्या करते हैं, कंक्लूजन में क्या करते हैं, बहुत क्वेश्चन देंगे, और मिडिल में आपके 3 बॉडी पैराग्राफ होंगे। हर पैराग्राफ के अंदर एक कॉज और एक इफेक्ट को स्टार्ट करके खत्म करके फुल डाल के एंड कर देना। फिर वो दोनों बातें कहीं और ऐसे में हमने मेंशन नहीं करनी है, वो खत्म, समझो कि बॉक्स लगा लॉक लगा दिया, अब वो दोबारा ताला नहीं खुलना चाहिए उस पैराग्राफ का। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हैं? पहले एक दो दफा जब हम अपना ऐसे राइटिंग करेंगे तो गड़बड़ हो भी जाएगी, मगर वक्तन फवक्तन में आप लोगों को ये रिपीट करती रहूंगी माइंड में चीजें कि बेटा ऐसे नहीं वैसे करना है, तो उन चीजों को पिकअप करना है। फिर फर्स्ट दफा में आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको सारी बातें याद रहेंगी, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता। अच्छा ये सॉरी यहाँ नीचे बेचारा गिर गया, इसको ऊपर होना चाहिए था, अब ये इसका खुद ही मैं कर रही। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ का एक समझो कि ये सैंपल है, पढ़िए। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ है, इंट्रो नहीं है। वन ऑफ द मेजर कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यहाँ डैश डैश डला हुआ है ना, तो समझो उस डैश की जगह हमने अपने टॉपिक को लिख देना है यहाँ कि वन ऑफ द मेजर कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज, क्योंकि कॉज है तो इज जो भी आपको लगता है कि क्या कॉज है डिफॉरेस्टेशन का, या वाटर शॉर्टेज का कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ वाटर शॉर्टेज वर्ल्ड वाइड। अब ये भी बहुत गौर से सोचना है, अचानक ये टॉपिक मेरे माइंड में आया कि अगर वो कोई चीज बच्चे ग्लोबली पूछ रहे हैं तो वर्ल्ड वाइड या ग्लोबली या दुनिया में ये क्यों है, एक दुनिया को लेकर चलना है। हम स्पेसिफिक फॉरेन हो जाते हैं पाकिस्तान को लेकर, वो नहीं होना है। अगर उन्होंने पूछा स्पेसिफिकली पाकिस्तान में कि व्हाट आर द रीजंस या व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ वाटर शॉर्टेज इन पाकिस्तान, तो फिर हमने पाकिस्तान को लेकर चलना है। अगर उन्होंने ग्लोबली पूछा तो उसका मतलब है वो आपसे एक जनरल राय ले रहे हैं कि आपका क्या ख्याल है कि दुनिया में पानी क्यों हो रही है, या दुनिया में इकोनॉमी कोविड के बाद जो है वो क्यों खतरे में आ गई है, हम फौरन पाकिस्तान को डाल देते हैं बीच में। क्यों? वो नहीं। अगर उन्होंने पूछा कि हाँ कि कोविड के इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तानी इकोनॉमी, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पाकिस्तानी इकोनॉमी। लेकिन अगर उन्होंने ग्लोबली पूछा है या व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन इकोनॉमी, कहीं कहीं पूछा ग्लोबली, इसका मतलब है कि वो जर्नलाइज पूछे, उन्हें स्पेसिफिक नहीं किया, पाकिस्तान का नहीं पूछा, एशियन कंट्रीज का नहीं पूछा, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का नहीं पूछा। तो हमने हमने खुद से स्पेसिफिक नहीं होना, हमने जर्नलाइज नहीं रहना। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लिख तो लेते हैं इकोनॉमी के ऊपर ही और कोविड के ऊपर, लेकिन हम, आप समझो कि
अगर 3 हिस्से हैं, हमने 2 को तो कवर के अंदर कि हमने इकोनॉमी में भी लिखा, हमने कोविड के ऊपर भी लिख लिया उसके साथ, लेकिन हमने कहाँ जनरल बात करनी थी, हमने पाकिस्तान स्पेसिफिक होके कर ली, या हमने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की करनी थी तो हमने ग्लोबली कर ली। उन्होंने तो वो डेवलप्ड कंट्रीज का तो नहीं पूछा, उन्होंने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का पूछा था। तो वाइस वर्सा नहीं कर सकते हम, जो पूछा है हमने वही डाला। वरना फिर कॉन्फिडेंट होकर आते हैं कि हमने अच्छा लिखा था, टाइमली लिखा था, पॉइंट्स भी बड़े अच्छे थे, लेकिन फिर भी मार्क्स खुदा ना करता कम क्यों आए, तो वो इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से आते हैं कि इंग्लिश भी ठीक थी तो टॉपिक नहीं पढ़ पाते सही तरीके से या टाइम नहीं देते। तो टॉपिक को उतनी ही अहमियत देनी है जितनी की आप समझते हो कि मेरी राइटिंग को अहमियत मिलनी चाहिए। अच्छा जी, सेकेंड एक एग्जाम्पल। अच्छा, आगे ही में रिजल्ट भी लिखना है ना। कुछ विकैबुलरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कल मैं बात कर रही थी ट्रांजिशन वर्ड्स की, इसी पीपीटी में है स्टार्ट के अंदर, कि हमने जब हम अफेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर हमारे टॉपिक में वर्ड अफेक्ट लिखा है, असर, अब असर की एक उर्दू का वर्ड क्या हो सकता है, सिनोनिम, मुझे तो नहीं आता। एनीहाउ, अफेक्ट का दूसरा अंग्रेजी सिनोनिम हो सकता है एज अ रिजल्ट, रिजल्टिंग इन, रिजल्ट्स इन, कॉन्सिक्वेंसेस। हमने ये कोशिश करनी है कि हमने अफेक्ट 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 कॉज 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 का वर्ड या वर्ड्स यूज नहीं करने अपने ऐसे में, उनके सिनोनिम्स यूज करने। हमने एक ही ऐसे लिखना है ना कॉज और इफेक्ट का, और 3 ही बॉडी पैराग्राफ्स हैं, तो कितनी वोकैबुलरी हमें कॉज और लव्स कॉज और लव्स इफेक्ट के लिए चाहिए होगी, 3-4 वर्ड्स, तो वो एक दफा हम याद कर लेंगे और जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इंडिविजुअली हमारा काम ये होगा कि हर दफा जब हमने करिए तो मैंने यही 4-5 4 मेरे पास वर्ड्स हैं, कभी मैंने वो वर्ड डाल देना कॉज की जगह, दूसरे पैराग्राफ में वो वर्ड डाल दूंगी मैं कॉज की जगह, तीसरे पैराग्राफ में मैं वो वर्ड डाल दूंगी कॉज की जगह। मेरी कोशिश ये हो कि जो टॉपिक में लफ्ज मुझे कॉज दे दिया है वो मैं यूज ना करूं। एक अच्छी राइटिंग का ये मकसद होता है कि जो आपको टॉपिक में दिए गए हैं इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन वही डालो, वर्ड्स आपके अपने होने चाहिए, सिनोनिम्स यूज करते। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रही है, तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। वो कहते हैं ना कि कतरा कतरा बनकर समंदर बनता है, तो ये छोटी 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 चीजें मिलकर ही फिर हमारे मार्क्स अच्छे बनते हैं। नॉट ओनली दैट कि हमने 150 वर्ड्स लिख लिए, करेक्ट इंग्लिश है, काइंड ऑफ हमने जो है वो अपनी प्रोफेशनल क्रिएटिव राइटिंग भी दिखा दी है, लेकिन अगर हमने छोटी छोटी चीजें छोड़ दी तो आप समझो कि वो जो आपकी बिल्डिंग क्रिएट हो रही है वो थोड़ी सी बेसलेस या डगमगा सकती है। ये विकैबुलरी में आप लोग के साथ इसी में शेयर है, तो आप लोग देख भी लेना। अच्छा, सेकंड के ऊपर पैराग्राफ पे आते हैं, वन मोर पॉइंट। अब ये जो स्टार्टर है, बेशक ये ना करना, सिर्फ आइडियाज के लिए है, सैंपल के लिए है। अब कॉमन सेंस ये है कि वन मोर आइडिया या वन मोर पॉइंट की मैं बात अगर कर रही हूं तो ये स्टार्टर मैं पैराग्राफ 1 में नहीं डाल सकती। एक और बात मैंने आपसे ये करनी है, इसका मतलब है कि जो मैंने पहले बात कर दी है उसके अलावा एक और बात ना, तो पहले बात की नहीं है तो ये वाला स्टार्टर में फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में नहीं डाल सकती। और जहां मैंने कह दिया है कि इट इज अनडाउटेडली वन ऑफ द मेजर कॉजेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं सेकंड थर्ड में नहीं डाल सकती, क्योंकि मैं ये एक्सप्रेशन यूज कर रही हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट या वन ऑफ द मेजर मसला ये है। तो इसका मतलब है जब वो मेजर है तो पैराग्राफ में कैसे आ सकता है, इसका मतलब है वो मेजर नहीं है, और अगर वो मेजर है तो उसको ऊपर होना चाहिए था। तो ये जो स्टार्टर्स भी हमारे हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये भी हमने तरीके से अपने स्टेप पैराग्राफ 1 2 और 3 में डालने के ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हम नहीं डाल सकते। नॉट दैट कि हमने अपने अंदर के मटेरियल को ठीक ठाक रखना है, जिसके बाद हम इंफॉर्मेशन मेन मुद्दे पे आएंगे, क्या कॉजेज हैं वाटर शॉर्टेज के या इकोनॉमी के या डिफोरेस्टेशन के, हमने स्टार्टर भी सही पकड़ना है। कि आप क्या कर रहे हो, आप उंगली पकड़ कर ना अपने राइटर रीडर को लेके जा रहे हो अपने थॉट्स के साथ। अगर आप जैसे बीच रास्ते में उसको छोड़ दोगे तो वो तो घबरा जाएगा, वो फिर उसको खुद रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आप तो आगे चले जाओगे, वो फिर रास्ता ढूंढता ढूंढता फिर बच्चा जैसे बाजार में कहीं घूम जाता है थोड़ी देर के लिए, अम्मा को ढूंढ लेता है, तो वो जो जिस टाइम फ्रेम में वो अम्मा उसकी घूमी हुई होती है उसके माइंड में अजीब अजीब चीजें आ रही होती है। तो आप अपने रीडर को लिटरली लेकर चल रहे हो कि ये मेरा स्टार्ट है, ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ तक मैं लेके आया हूँ, ये मेरी एंडिंग है। तो वो उसको एक फ्लो के अंदर आपकी चीज समझ आनी चाहिए। हमारी कोशिश अगेन होनी चाहिए, मैं बार बार यही चीज कह रही हूँ कि हमारी कोशिश ही होनी चाहिए, नॉट दैट हम परफेक्शन ले आएंगे अपनी राइटिंग के अंदर और राइटर्स बन जाएंगे जब से हम जब यहाँ का कोर्स करके निकलेंगे।
लेकिन एटलीस्ट इन एलिमेंट्स पर सोचना चाहिए हमें कि हमारी एक फ्लो में एक चीज आनी चाहिए ताकि मेरे रीडर को कम से कम मुश्किलें हो और कम ज्यादा से ज्यादा मेरी पीस ऑफ राइटिंग उसको समझ में आ जाए। हर बंदे की एक अपनी एक इंडिविजुअल लिमिट होगी उस चीज को ठीक करने के लिए, तो हमारी कोशिश कि मेरा काम बेहतर से बेहतर हो। आई एम नॉट सेइंग कि सबका इक्वली हो सकता है, वो तो ऑब्वियसली हर बंदा अलग है तो अलग ही होगा। अच्छा जी, वन मेजर पॉइंट वर्थ नोटिंग इज, अब अगेन आप क्या डिफोरेस्टेशन है या हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड कोई एक और कॉज आपको याद आया है या पता चला तो वो यहाँ आप मेंशन करोगे। और एज अ रिजल्ट जब आप बता रहे हो, या ब्रैकेट में मैंने लिखा है अफेक्ट, कि हमने अफेक्ट का वर्ड डाले बगैर आप बता रहे हो कॉन्सिक्वेंटली, यानी कि नतीजतन फलानी फलानी चीज होती है या हुई है या होगी। ये कॉन्सिक्वेंटली का मतलब है नतीजा, वर्ड है ना उर्दू का, नतीजतन। हाँ, तो ये आपने एज अ नतीजा कह रही थी मैं, मुझे देखो जरा, तो ये वर्ड भी आप यहाँ डाल सकते हो। कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंसेज, इसी वर्ड से निकला जी। थर्ड पैराग्राफ, another factor to consider would be, अगेन ये नंबर ऑफ वर्ड्स अगर हमारे ज्यादा हो रहे हैं तो हम स्टार्ट के अंदर इतने सारे वर्ड्स नहीं डालेंगे, ठीक है, टू बिगिन विद कर दोगे, ये सारा कुछ नहीं डालोगे, यहाँ से स्टार्ट कर दोगे, वन ऑफ द मेजर कॉजेज से स्टार्ट कर देंगे। अगर हमारे नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा हो रहे हैं तो ये जो पिछली वाली चीज है ये हम नहीं डालेंगे, हम इधर से पहला वाला ड्राफ्ट स्टार्ट कर देंगे, वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन इज, ये हम डाल सकते हैं अगर हमारे नंबर ऑफ वर्ड हमारे पास ज्यादा हो। दिस रिजल्टेड इन, दिस मतलब जो पीछे हमने बात की थी, जिस कॉज की हम बात कर चुके हैं उसका प्रोनाउन हम यूज कर रहे हैं, कि जो भी हमने अभी आपका वजह बताई थी इकोनॉमी नीचे होने की या डिफोरेस्टेशन की या को एजुकेशन की या हॉस्पिटल्स के हालात बुरे होने की, व्हाटएवर, उसका रिजल्ट ये है। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग दैट कॉज, ये प्रोनाउन है उसका। अभी भी हमने तीनों में कहीं वर्ड नहीं डाला, तीनों में हमने अलग अलग वर्ड्स डाले हैं, तो हम इतनी कोशिश यही करनी कि हम इफेक्ट और कॉज का वर्ड ना डालें। कंक्लूडिंग पैराग्राफ हम जब लिखते हैं तो उसको इस इनमें से किसी एक वर्ड से हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो भी ये याद कर लो, टू कंक्लूड या इन कंक्लूजन, और कॉमा लगाकर आप फिर अपनी बात को दोबारा से लिखते हो। वो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे वो भी हम बाद में बात, अभी मैंने सिर्फ जो है ना वो एक आपके स्टार्टर्स, हेडिंग ही यही है कि स्टार्टर्स आप किस तरह अपना पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बच्चों को काफी डिफिकल्टी होती है कि ओके पॉइंट तो हमें पता है कि रीजन ये है, हमने कॉजेज और इफेक्ट्स यहाँ बना लिए, लेकिन स्टार्ट किस तरह करें पैराग्राफ को वो समझ में नहीं आता, तो इस वजह से मैंने कुछ स्टार्टर्स यहाँ मेंशन किए हैं। अच्छा जी, ऑनलाइन स्टूडेंट की कंफ्यूजन या ऑन कैंपस स्टूडेंट भी कोई कंफ्यूजन? लेट मी सी कि एक ही मैसेज आया हुआ है। हाँ जी, अच्छा, ये डूज एंड डोंट्स जो है ना, डूज मतलब और डोंट्स नहीं करने चाहिए। राइट कंप्लीट एंड प्रॉपर सेंटेंसेस, इनकम्प्लीट नहीं होने चाहिए, और इनकरेक्ट इन द सेंस कि जिस सिचुएशन में आप कोई चीज लिख रहे हो जहाँ क्रिएटिविटी दिखानी है वहां प्रोफेशनल नहीं हो सकते हो, जहाँ प्रोफेशनल है वहाँ क्रिएटिविटी नहीं हो सकते हो, जहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हो वहां कमांडिंग नहीं हो सकते हो, जहाँ थोड़ा से अनोइंस दिखा रहे हो, घबराए हुए हो या अपसेट हो, तो वहां आप जो हो ना वो रिक्वेस्टिंग नहीं हो सकते हो, तो आपकी टोन होनी सही चाहिए। सिर्फ ग्रामर का सेंटेंस मेरा ठीक है, दैट इज वन ऑफ द टिक्स, लेकिन इम्प्रॉपर सिचुएशन में इम्प्रॉपर सेंटेंसेस लिख दिए वो भी गलत है ना। कहीं अगर आप थोड़ा सा फॉर्म होना चाह रहे हो अपने एम्प्लॉयज के साथ तो यू नीड टू बी, जहां आप रिक्वेस्टिंग होना चाहते हो वहां रिक्वेस्टिंग, कहीं आप अपने कलीग को कोई फौदगी खुदा ना खास्ता होगी तो कंडोलेंसेस अगर पे कर रहे हो तो वहां थोड़ी सी सैडनिंग आपकी जो है वो टोन होनी चाहिए। तो हर जगह हर चीज को हम सही लिखेंगे तो सही रहेगा, तो इस वजह से यहाँ लिखा है कि प्रॉपर सेंटेंसेस होने चाहिए। यूज कंप्लीट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, आपकी स्लैंग वगैरह या कंट्रैक्शंस वगैरह यहाँ नहीं चलेगी, मुकम्मल वर्ड्स आपने लिखने हैं। यूज प्रॉपर स्टैंडर्ड लैंग्वेज, स्टैंडर्ड लैंग्वेज मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल अंग्रेजी हो, एज फार एज अंग्रेजी इज कंसर्न।
अपने पास से वर्ड्स नहीं बनाने, यानी कि स्लैंग वगैरह नहीं लिखना, वो दोनों में आ जाएगा अभी। हैव अ प्रॉपर डिविजन ऑफ पैराग्राफ्स। एक पेज पे पूरा भर दिया 150 वर्ड्स, वो गलत हो जाएगा। हमने पैराग्राफ्स की डिवीजन देनी, 5 पैराग्राफ्स बनाने हैं तो वो हमने माइंड, पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़ दी, तभी वो विजुअली डिवीजन आएगा, हम गिन सकेंगे 1 2 3 4 5, हमें पता होगा क्योंकि बीच में एक एक लाइन छुपी हुई होगी। प्रोवाइड साउंड रीजनिंग एंड एविडेंस। साउंड का मतलब प्रॉपर, यस, रेलेवेंट, और जो दिल दिमाग उसको कबूल कर सके हो, उस तरह की आपने रीजनिंग देनी है। ऐसा नहीं है कि बस आप बात कहने को कह रहे हो। अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स। ट्रांजिशन वर्ड्स वही एक जो है, आप पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे मूव कर रहे हो, एक थॉट से दूसरे थॉट पे मूव कर रहे हो, वो वाले ट्रांजिशन वर्ड जो आगे इसमें है। अभी हम इसको ब्रीफ वर्ड्स को। गिव प्रॉपर रेफरेंसेस फॉर द सोर्स ऑफ बोरोड इंफॉर्मेशन। ये आपको माइंड में रखना कि ये आपकी बिजनेस राइटिंग के बारे में बात हो रही है, नॉट ओनली पेपर स्पेसिफिक। ठीक है ना, सिर्फ पेपर की तैयारी के लिए नहीं है, ये ओवरऑल आपकी राइटिंग के लिए है। तो अगर कभी बड़ा कोई पीस ऑफ राइटिंग आप करते हो और अगर आपको रेफरेंसेस देने हैं, तो आपने मेंशन कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने फलानी जगह से उठाई थी, ये इन्फॉर्मेशन मैंने फलानी जगह से उठाई थी। तो ये वाला पॉइंट उसके लिए है, ये पेपर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जनरल राइटिंग से रिलेटेड है। जैसे हम कोई कुरानिक वर्सेस को अगर रेफरेंस देते हैं तो हम बताते हैं कि उस आयत में से, उस सूरा की उस आयत में जाके आप ये चेक कर लें, तो वो रेफरेंस हमें देना चाहिए। क्योंकि मैं बात मान लो, अगला बंदा शायद मान भी ले, लेकिन आपकी बात में ऑथेंटिसिटी नहीं आएगी जब तक आप किसी चीज का हवाला या रेफरेंस नहीं दोगे। तो ऐसे में अगर कुछ इस तरह की पीस ऑफ राइटिंग कर रहे हो कि जहां आपको रेफरेंस देना है, तो फिर आपको वो चीज देनी चाहिए। अवॉइड एब्रीविएशंस एज सुन एज पॉसिबल। जैसे मैंने कहा था, पहले लिख दो, एस आप नहीं लिखते। कॉन्ट्रैक्शंस बोथ इन प्रोफेशनल एंड क्रिएटिव राइटिंग। इनफॉर्मल में कर सकते हो, इनफॉर्मल में आप ये एब्रिविएशंस भी लिख सकते हो, इनफॉर्मल में आप ये कॉन्ट्रैक्शंस भी लिख सकते हो। दे हैव लिख दें बेहतर है, दे हैव के बजाय। स्लैंग बिल्कुल भी नहीं, जो हमारी टेक्सटिंग की वजह से हमारी अंग्रेजी खराब हो गई है, वो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। नो फुल पेज राइटिंग विदाउट सेपरेशन। अवॉइड वीक सेल्फ मेड रीजनिंग। थोड़ी सी साउंड रीजनिंग, यानी कि ऐसी हो कि वो अगला बंदा, जिसको उर्दू में कहते हैं ना धरे या समथिंग लाइक दैट, तो कुछ तो ध्यान दे कि हाँ आपकी बात में कुछ है, चलो आगे बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। वरना पहले ही सेंटेंस में कह के आप तो हटो, हाँ जी आप बोलो, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ी सी तो हमने अपनी रीजनिंग को एक प्रॉपर बनाना है उसको। डोंट लीव योर रीडर कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट। जैसे अभी मैं कहा था ना कि उसको पकड़ रहे हो तो एंड तक उसको घर तक छोड़ के आना है। बीच रास्ते में अगर हम छोड़ देंगे तो वो बेचारा पहुंच तो जाएगा गिरता पड़ता, लेकिन ये है कि फिर एज एन एग्जामिनर उनको 2 से 3 दफा पढ़ने की जरूरत होगी, और उसके बाद फिर वो मजीद गलतियां निकालेंगे, क्योंकि ये बात ऐसी लिख दी जाती तो वो ज्यादा बेहतर रहता। एग्जाम वी हैड टू मेक सेंस आवरसेल्व्स। पढ़ा और फिर खुद ही सेंस बनाने की कोशिश की। अच्छा, सैटरडे को क्वार कराएंगे हमें। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, आज फिर इधर ही। स्लैंग जो होती है, जैसे ब्रैकेट में मैंने लिखी है, want to को कुछ लोग wanna कहते हैं, going to को gonna कहते हैं। I am going to the market, I'm gonna go to the market। ये ब्रिटिशर्स सॉरी अमेरिकन ज्यादा यूज करते हैं, और ये उनकी ओरल उसमें कम्युनिकेशन में एक्सेप्टेबल है, रिटन में नहीं है। इवन तो अगर हम पाकिस्तान में भी बोल रहे हैं तो ओरली आपका स्लैंग वगैरह एक्सेप्टेबल होता है, रिटन में नहीं होता। रिटन में रीजन ये है कि ये जो गोना वाना लेमी लेट मी को शॉर्ट हम कर देते हैं लेमी, तो ये में एग्जिस्ट नहीं करते। तो पीस ऑफ राइटिंग में हम वो वर्ड्स नहीं डाल सकते जो डिक्शनरी में एग्जिस्ट ना करते हो। जैसे यहाँ लिखा है कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है, ओरल में एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि आप किसी चीज का रिकॉर्ड नहीं रख रहे हो, सामने वाला को आप समझो कि फॉर्मल काइंड ऑफ वो नहीं होती आपकी। अगर आप ओरल में भी फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने बॉस वगैरह के साथ, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम बोले। लेकिन अमेरिका के अंदर बॉसेस या फॉर्मल में भी ओरली के अंदर ये स्लैंग एक्सेप्टेबल है।
कोटेशन अगर हम ऐड करते हैं तो सॉरी, हाँ जी बिल्कुल, कोटेशन अगर आप ऐड कर रहे हो तो किसी वजह से, वैसे नौयत ही नहीं आती, क्योंकि ऐसे में इतने नंबर ऑफ वर्ड्स कम होते हैं कि अभी आप कहोगे कि मिस मैंने पैराग्राफ लिखना शुरू किया था और मुझे पैराग्राफ आप कह रहे हो कि खत्म कर दो क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स कम है, तो कोटेशन डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अनलेस कि हम बिल्कुल ही हमारे पास कोई उसके लिए ना सपोर्टिंग डिटेल्स ना हो, तो फिर हम उसके बजाय किसी की उठाई हुई सपोर्टिंग डिटेल डाल देंगे। क्योंकि कोटेशन जो होती है ना वो एक एडेड इन्फॉर्मेशन होती है, हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है, फिर एडेड इन्फॉर्मेशन हम दे दें, तो हमारे पास क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स कम है तो हम अपनी ही को मुश्किल दे पाते हैं, तो एडेड की तो जगह ही नहीं है, तो इसमें जाके वो कोटेशन वाला जो है ना वो स्टेप आता ही नहीं है कि कोई बंदा डाल सके या डालना चाहे भी, तो वो फिर नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा हो जाता है, जो कि 150 से ज्यादा अगर होते हैं तो उधर वो जो है ना वो रेड लाइन लगता है, इवन दो इनकम्प्लीटनेस की फील आती है कि अभी लगता है कि अच्छा ये टेम्पो बन रहा है, ये बंदा इस बात के ऊपर बोल रहा है खत्म, फिर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट, तो वो आई डोंट नो कि पहले 250 वर्ड्स थे, जब कोई 5 से 7 टेस्ट पहले ना ऐसे के 250 वर्ड्स होते थे, लेटर के 150 होते थे, तो ये कोई 5 टेस्ट पहले या 7 8 टेस्ट पहले उन्होंने जो है ना उसको 150 कर, अगर कभी आप पुराना कोई किसी टीचर का दिया हुआ सैंपल पेपर आपके हाथ लगेगा ना, तो उसके अंदर ऐसे वाले सैंपल में लिखा हुआ है, आई कहते सैंपल पेपर में कि 250 वर्ड्स आपने लिखे, अब हमने उसको चेंज कर दिया क्योंकि जो उन्होंने नए अपलोड कर दिए थे तो उसमें 150 वर्ड्स लिखा हुआ है। बहुत मुश्किल है, एग्जैक्टली exactly. ये अब कुछ कर नहीं सकते ना क्योंकि उन्होंने ये रख दिया है, तो वरना लेटर रख देते। हाँ एग्जैक्टली, तो वो और जगह भी नहीं बचती है लिखने की। अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट्स इंशाल्लाह इसी को हम कल करेंगे।